प्रिय प्रतियोगी साथियों, आज प्रायः सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में सामान्य हिंदी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। विद्यार्थी अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हिंदी में क्या रखा है, इसमें तो हम वैसे ही अच्छे अंक अर्जित कर लेंगे, और हमारी यही नासमझी हमको अंतिम चयन से वंचित कर जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य प्रचलित हिंदी में और व्याकरण सम्मत हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है, और हम इसी अंतर को नहीं समझ पाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न गलत कर जाते हैं जो हमारे प्रश्न सामान्य रूप से सही हो सकते थे। आपकी इसी असुविधा को ध्यान में रखते हुए आपको सुविधाजनक तरीका देने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, ताकि आप परीक्षा में कम परिश्रम से अधिक अंक अर्जित कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसमें हम अन्य विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत कम परिश्रम करके ही अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं और अंतिम चयन सूची में अपना स्थान बना सकते हैं। आज हम हिंदी भाषा विकास, बोली और लिपि, जो कि सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो भी लाइक करें, और क्या अच्छा नहीं लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे हम आने वाले समय में अपने वीडियो को और अच्छा आप सबके लिए बना सकें। सामान्य हिंदी भाषा विकास, बोली और लिपि के इस पहले सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा पे। आखिर भाषा क्या है? तो हम बताएं कि भाषा की उत्पत्ति भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि आखिर भाषा शब्द की मूल धातु क्या है, तो हम बताएंगे कि भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसमें सा पर विशेष ध्यान रखें। मूर्धन्य सा है, जिसको हम लोग खष्टी सा के नाम से भी जानते हैं। हलंत युक्त है, क्योंकि बाद में आ प्रत्यय लगा करके इसको भाषा बनाया जाएगा। भावनाओं अथवा विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो भाव और विचारों के अभिव्यक्त के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा कहलाती है। यहाँ ध्यान रखना है कि रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था भाषा कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाषा द्विअर्थी नहीं होती है। प्रायः जो कहा जाता है वही समझा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वक्ता कुछ और बोले और श्रोता उसका अर्थ कुछ और ग्रहण कर ले। ऐसा प्रायः भाषा में नहीं होता है, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिसको हम आने वाले समय में आगे पढ़ेंगे। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें हम देखें कि भाषा एक परंपरागत अथवा अर्जित संपत्ति है। ये कोई पैतृक व्यवस्था नहीं है कि जो हमारे माता पिता बोलते हैं अनायास उसे हम भी बोलने लगेंगे। हम कब बोलेंगे? जब हम उस भाषा को अर्जित करेंगे, अर्थात उस वातावरण में रहेंगे। हमारे माता पिता हिंदी बोलते हैं, और अगर हम पैदा होते ही इस परिवेश को छोड़ करके किसी दूसरे परिवेश में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, छोड़िए इसको, हम पश्चिम बंगाल चले जाएं, तो स्वाभाविक रूप से हम बांग्ला भाषा को अर्जित कर लेंगे। हम केवल इसलिए हिंदी नहीं बोलेंगे कि हमारे माता पिता हिंदी भाषी थे। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक देश की भाषा अलग होती है। भारत के संबंध में लें तो जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं उनको अगर छोड़ दें तो प्रत्येक राज्य की भाषा अलग है, जहाँ से भौगोलिक सीमा बदल जाती है। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर वहाँ की भाषा भी बदल जाती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यह सदैव परिवर्तनशील होती है। जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। कहा जाता है कि भाषा बहता नीर है, ये सदैव बदलती रहती है। अब जो चीज़ सदैव बदलती रहे उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होगा। फिर आता है कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। पहले हम संपूर्ण वाक्य बोलते हैं, फिर शब्द आते हैं, शब्दों में क्या क्या अक्षर दिए गए उनको पढ़ते हैं, फिर अक्षरों से वर्ण विन्यास करते हैं। अर्थात पहले हम बड़ी बात सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम छोटे की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का जो प्रवाह है कठिन से सरल की ओर है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है और उसकी एक लिपि होती है। बिना लिपि के कोई भाषा
ज़्यादा दिन तक अस्थायी नहीं हो पाती है। इसीलिए भाषा की लिपि होना आवश्यक है। और व्याकरण भाषा की कसौटी है। व्याकरण से ही किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोल और लिख पाते हैं। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। हमारी हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने प्रमुख भारतीय भाषा परिवार आते हैं। प्रमुख भारतीय भाषा परिवारों को 4 भागों में बांटा गया है। एक भारोपीय भाषा परिवार है जो कि सबसे बड़ा है। फिर आता है द्रविड़, फिर आता है ऑस्ट्रिक और फिर आता है चीनी तिब्बती। हमारे उत्तर भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भारोपीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। आप देखेंगे कि इसमें हमारी हिंदी आ जाएगी, उर्दू आएगी, अंग्रेजी आएगी, फ्रांसीसी आएगी, जर्मनी, पुर्तगाली, पंजाबी, बंगला, रूसी, यानी भारत की कुछ बाहर की जो भाषाएं यूरोप में आती हैं वो भारोपीय के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास द्रविड़, 25% भाग को यह कवर करता है। इसमें 4 भाषाएं प्रमुख रूप से आती हैं, इसे हमें याद कर लेना है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। ऑस्ट्रिक एक छोटा परिवार है, 0.7% भाग को कवर करता है। और फिर है चीनी तिब्बती, जिसको कि 1.3% भाग में बोली जाती है। इसमें भाषाएं जो आती हैं लुसेई, मेथेई, मारो, मिस्सी, अमोर, अक। कभी परीक्षा में ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती ये नहीं पूछा गया है। बाकी भारोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम कायदे से समझे रहें। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और फिर आता है हमारे पास सांकेतिक भाषा। आप जानते हैं जब हम अपने भावनाओं विचारों को मौखिक रूप से दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और वो सुन करके हमारी बात को समझता है, इसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जबकि उसी को अगर हम किसी कागज़ पर या आजकल की तो बात करें तो स्मार्ट डिवाइसेस पर लिख करके हम कोई बात किसी के सम्मुख प्रस्तुत करें और वो पढ़ करके उसे समझे तो उसको हम लिखित भाषा कहेंगे। सांकेतिक भाषा में न लिखा जाता है न बोला जाता है, बल्कि कुछ चित्रों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को उसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा के अंतर्गत, ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में कभी सांकेतिक भाषा के बारे में नहीं पूछा गया है। परीक्षा में मौखिक और लिखित भाषाओं के बारे में ही आपसे प्रश्न आएंगे। फिर आती है बोली, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बोली भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर के आज 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सभी बोलियों को मान्यता नहीं मिली है। मान्यता प्राप्त जो बोलियां हैं वो 18 हैं संख्या में। मान्यता प्राप्त बोलियों की संख्या 18 है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले बोली पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बोली और भाषा में क्या संबंध है। बात करें तो बोली और भाषा में बहुत ही गहरा संबंध है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो उसे हम भाषा कहने लगते हैं। फ़र्क क्या है आखिर बोली और भाषा में? तो मूल अंतर व्यापकता का है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, भाषा की लिपि होती है। बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती है, जबकि भाषा में विभिन्न साहित्यकार अपने साहित्य रचते हैं। हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र। हिंदी की बोलियों को वर्गीकृत करने के लिए आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें। आप ज़रूरत समझें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। वर्गीकरण करने के लिए अपभ्रंश के कुछ क्षेत्रीय रूप निर्धारित किए गए, उनकी उपभाषाएं मानी गई और फिर बोलियां। आइए देखते हैं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात अपभ्रंश के 5 क्षेत्रीय रूप निर्धारित किए गए और प्रत्येक क्षेत्रीय रूप की अपनी एक उपभाषा है, जिसे हम पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी के नाम से जान रहे हैं। आप ध्यान दें, सौरसेनी
जिसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। इसमें 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जिसका एक और नाम गौरवी है, ब्रज भाषा या ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। हरियाणवी को एक बार फिर से देखें, इसका एक दूसरा नाम बांगरू है, एक तीसरा नाम जाटू भी है। परीक्षा में पूछा जाता है जाटू किस बोली का दूसरा नाम है, तो हम इसका उत्तर बताएंगे हरियाणवी। फिर देखते हैं हमारे पास सौर सेनी का एक और नाम फिर से आपको लिखा गया है, जिसको नागर भी कहते हैं, उपनागर। क्या कहते हैं? उपनागर। अब उपनागर की उपभाषा राजस्थानी है। अब देखिए 2 बार सौर सेनी लिखा है, एक की उपभाषा या पश्चिमी हिंदी है और एक की उपभाषा क्या है? राजस्थानी है। राजस्थानी में आपके पास 4 बोलियां दिखाई दे रही हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। जयपुरी का एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग कहते हैं ढूंढाड़ी। फिर आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी का एक दूसरा नाम बैसवाड़ी भी है। मागधी की उपभाषा हमारे पास है बिहारी। बिहारी में आप देख रहे होंगे 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। जी हाँ, मैथिली, वही मैथिली विद्यापति जिसमें रचनाएं करते थे और उनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। फिर हमारे पास है खस। खस की उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी में आपकी 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली और नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली। मंडियाली का ही दूसरा नाम नेपाली है। तो आप ध्यान दें कि पश्चिमी हिंदी में आपके पास 5 बोलियां हैं, राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में 3 हैं, बिहारी में 3 हैं और इसमें पहाड़ी में भी आपके पास 3 हैं। पहाड़ी में 3 हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13 और 5, 18। पूछा जाए हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, तो हम इसका उत्तर बताएंगे 18। पश्चिमी हिंदी में 5, राजस्थानी में 4, पूर्वी हिंदी में आपके पास 3, बिहारी में 3, पहाड़ी में 3। किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, किस बोली की कौन सी उपभाषा है, इसको खूब कायदे से बच्चों समझ लें। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ लें, याद कर लें। फिर आता है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में 7 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से आपका है कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और बघेली। जिसमें से ये प्रथम 4 बोलियां जो हैं ये पश्चिमी हिंदी से आई हैं। हमारे पास अवधी और बघेली ये आपकी पूर्वी हिंदी का है, जबकि भोजपुरी बिहारी ही है। 7 बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। प्रथम 4 बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी की हैं, 5वीं और 7वीं पूर्वी हिंदी की है, जबकि 6वें नंबर की जो बोली भोजपुरी है, भोजपुरी बहुत ही व्यापक बोली है। जितनी बोलियां हैं अगर हम खड़ी बोली को निकाल दें तो भोजपुरी की व्यापकता अन्य से अधिक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। राजभाषा के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं राजभाषा है क्या। वो भाषा जिसको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। राजभाषा, राज और भाषा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। राज का मतलब राजा, भाषा का मतलब भाषा। जो राजा की भाषा है वही राजभाषा है। अब तो बच्चों राजा रहे नहीं, तो जो राजकार्यों की भाषा होगी, जो संविधान की भाषा होगी, वही राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी की स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अनुच्छेद 343 में, संविधान में
ये कहा गया कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंक का मतलब क्या है? जैसे हमारी भाषा तो हिंदी हो गई, लेकिन अंक हिंदी वाले 1, 2, 3, 4 इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि अंक वही चलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात अंग्रेजी वाले अंक। फिर आता है कि राजभाषा के संबंध में संविधान में कुछ अनुच्छेद समर्पित किए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों में राजभाषा के संबंध में बातचीत की गई है। वे अनुच्छेद है आपके पास अनुच्छेद 120 जो भाग 5 में है, अनुच्छेद 210 जो भाग 6 में है, तथा भाग 17 में अनुच्छेद 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। ये इतने अनुच्छेद राजभाषा हिंदी को समर्पित हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं, आइए उसको हम आगे समझते हैं। भाग 5 में, जिसमें अनुच्छेद 120 भारतीय संसद की भाषा के संबंध में, अर्थात संसद में किस भाषा में विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, किस भाषा में सांसद अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, यह बात अनुच्छेद 120 जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है इसमें चर्चा की गई है। जबकि राज्यों की विधानसभाओं में, विधान परिषद में किस भाषा में वार्तालाप किया जाएगा, किस भाषा में विधायक अपनी बात रखेंगे, किस भाषा में विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, यह अनुच्छेद 210 में जो कि भाग 6 के अंतर्गत आता है इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा होगी, जबकि अनुच्छेद 210 विधान मंडल की भाषा होगी। फिर भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 344 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और समय समय पर इसकी संस्तुतियाँ केंद्र सरकार मानेगी। अनुच्छेद 345 में विभिन्न राज्यों में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। राज्यों में राज्य भाषा होगी, केंद्र सरकार में राजभाषा होगी, इसके बारे में प्रावधान किए गए अनुच्छेद 345 में। विभिन्न राज्य अपने लिए राजभाषा, राज्य भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 346 में ये बताया गया कि विभिन्न राज्य एक दूसरे राज्य के साथ में, अर्थात या केंद्र के साथ में किस भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे, उसके संबंध में अनुच्छेद आपके 346 में यह बात की गई है कि एक राज्य दूसरे राज्य से अथवा एक राज्य केंद्र सरकार से किस भाषा में वार्तालाप करेगा, उसके संबंध में अनुच्छेद 346 में बात की गई है। न्यायालयों की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 में प्रावधान किया गया है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में वकील, जज किस भाषा में वार्तालाप करेंगे और किस भाषा में उनके फैसले लिखे जाएंगे, इस संबंध में अनुच्छेद 348 में बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 350। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, तो अपनी पीड़ा के निवारण के लिए वह किस भाषा में अपना एप्लीकेशन देगा, किस भाषा अपना प्रार्थना प्रस्तुत करेगा, इसमें अनुच्छेद 350 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 351 में यह बताया गया है कि हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार कार्य करेगी, समय समय पर उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने कदम उठाएगी। अनुच्छेद 394 के भाग 2 में यह बताया गया है कि अंग्रेजी के मूल पाठ के हिंदी अनुवाद पाठ को ही प्राधिकृत माना जाएगा, अर्थात कभी कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि हिंदी वाला भाग सही है कि अंग्रेजी वाला, तो जो अंग्रेजी का मूल हिंदी रूपांतरण होगा उसी को सही माना जाएगा। प्रिय प्रतियोगी साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। इसमें जिन भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है उन भाषाओं की चर्चा है। साथियों, इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं, जिसमें से असमिया, मलयालम, तमिल,
उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला और उर्दू थी। ये 14 भाषाएं मूल संविधान में वर्णित की गई हैं। बाद में अन्य भाषाओं को इस संविधान में जोड़ा गया, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन के द्वारा अन्य भाषाओं को जोड़ करके इनकी संख्या को 22 तक पहुंचाई गई। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं। अगर आपके पास प्रश्न आए कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में या प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थीं, तो हम 14 बताएंगे। साथियों, ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे आपको समझाएं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसको आप समझें। असलम ताऊ कहते हैं मैं संग पकवाऊँ। असलम में 2 राज्य आपके हो जाएंगे, एक अस में हो जाएगा, एक लम में। अस का मतलब हम असमिया समझ लेंगे, ये असमिया, और लम का मतलब मलयालम समझ लेंगे। ता का मतलब तमिल समझेंगे, ऊ का मतलब उड़िया समझेंगे। असलम ताऊ में असमिया, मलयालम, तमिल और उड़िया आपके पास हो गया। कह से हम समझेंगे कन्नड़, कह से कन्नड़, और ते से तेलुगु, हैं से हिंदी, मैं से मराठी, संग से संस्कृत, गा का मतलब गुजरात से है, पा का मतलब पंजाबी से है, का का मतलब कश्मीरी से, वा का मतलब बांग्ला समझें, और ऊ का मतलब उर्दू। ये ट्रिक है, आपको इस तरह से समझना है। या आपको लगता है कि कोई और सरल ट्रिक बन सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस ट्रिक को भेजें। असलम ताऊ कहते हैं मैं संग पकवाऊँ। अगर इस तरह से 2-4 बार पढ़ करके लिख करके आप अभ्यास कर लेंगे, तो आपको मूल संविधान में वर्णित 14 भाषाएं समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम यह देखते हैं कि अन्य भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें से 21वें संविधान संशोधन में, जो कि 1967 में हुआ था, सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था, जो कि सन था 1992। इसको हम नमक से याद कर सकते हैं। ना का मतलब नेपाली, माँ का मतलब मणिपुरी, और का का मतलब कोंकणी। इसके बाद संविधान संशोधन नंबर आता है 92वां। अब 3 संविधान संशोधन हुए हैं 8वीं अनुसूची के लिए, एक 21, एक 71। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 92। ट्रिक के लिए बता रहे हैं। 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाएं आपको जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जिसको हम BDMS से याद रख सकते हैं। बी का मतलब बोडो, डी का मतलब डोगरी, यम का मतलब मैथिली, और यस का मतलब हो गया संथाली। तो एक बार 1967 में संशोधन किया गया था 21वां, एक बार 1992 में किया गया था 71वां, और एक बार 2003 में किया गया था 92वां संविधान संशोधन। 14 पहले से था हमारे पास, एक 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, फिर आपके पास 3 जोड़ा गया, और फिर 4 जोड़ा गया। कुल मिलाकर के हो गई हैं 22 भाषाएं। यानी कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। महत्वपूर्ण है, इससे जब भी भाषा के संबंध में प्रश्न बनता है, इससे एक प्रश्न आने के प्रबल चांस रहते हैं। धन्यवाद।